तो अभी तक आपकी ये फर्स्ट क्लास इनकम टैक्स से रिलेटेड, या इससे पहले भी कुछ आइडिया है बेसिक्स कुछ? इनकम टैक्स होता क्या एक्चुअल में वो बताओ। कोई देखिए ना कैसे क्लास। बोल सकते हो आप, बात कर सकते हैं हम। सर एक सर्टेन अमाउंट की इनकम के बाद जो लगने वाला टैक्स होता है जो गवर्नमेंट के पास जाता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। एक सर्टेन अमाउंट के बाद टैक्स लगता है, ओके ठीक है। और सर एनीवन? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, ओके। और सभी लोग इनपुट दे सकते हो आप, देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, गलत बताओगे, सही करने के लिए मैं हूँ। एटलीस्ट आप रेस्पॉन्ड करोगे, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज जब आप वर्चुअली कनेक्टेड होते हो तो टू वे कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सामने से आप मुझे जानो, मैं आपको जानूं, तभी होगा, तभी तो हम आगे क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। डिसाइड आप ये छोड़ दो कि सर क्लास तो चल रही है, क्लास चलती रहेगी, एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जो होगा वो चलता रहेगा, बट आप उससे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर के जाओ कि सर मुझे इतना पता है, जो आप पढ़ाओगे उस हिसाब से हम और देख लेंगे, बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो ट्राई टू स्पीक, चैट बॉक्स में भी बोल सकते हो आप, डायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो वेटिंग फॉर द आंसर्स कि एक्चुअल में इनकम टैक्स है क्या। कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप लोग हो, आप लोग में से जितने भी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो उन्हें तो आइडिया होना चाहिए कुछ तो। 11 12 या आप परस्यू कर रहे होगे 11 12, या 11 12 परस्यू करके आप बीकॉम में होगे, तो आई थिंक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और फैमिली में कोई ना कोई ऐसा तो होगा, आई कैन मे बी, शायद मे बी 1% में रॉन्ग हो सकता हूँ, बट 99% के केसेस में ऐसा होगा कि कोई ना कोई जो इनकम टैक्स जिसका डिडक्ट हो रहा होगा सर फैमिली इनकम में। टैक्स वो होता है जो एक सर्टेन लिमिट के बाद आपका अमाउंट जब डिडक्ट होने लगता है। लाइक हम्म, अभी जैसे अगर किसी का ईयरली 7 LPA से पैकेज ज़्यादा है तो उसके हम्म, टैक्स डिडक्ट होते हैं। ओके, टू द एक्सटेंट सही है। अमाउंट में कंफ्यूजन है, अमाउंट करेक्ट कर लेंगे हम। और इसके अलावा और सर लोग, मेरे पास इनकम दो तीन टैक्स, लोग के इनपुट आए बस। सर हम्म, इनकम टैक्स एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट हमारे से लेती है हमसे, और वो ठीक, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। इम्पोर्टेंस बिल्कुल ठीक है। और कुछ एडिशन इसमें करना चाहोगे गुरमीत, या इतना ही? दो बातें जो आपने सर बोली बिल्कुल, मतलब आप एकदम एक तरीके से ये बोल सकते हो कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। यस सर। हाँ, तो बिल्कुल कॉमर्स वाली लैंग्वेज है, कह सकते हो आप कि हाँ सर, इस एक्सटेंट टू द एक्सटेंट आपने बिल्कुल सही बोला है कि सर एक डायरेक्ट, पहली बात तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, और दूसरा गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि हम जो टैक्स पे रेवेन्यू। करते हैं वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू होता है। जी। और सर ये हमारे प्रॉफिट पे भी लगता है। बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। और मैं वन बाय वन नेम लूं, इससे अच्छा आप वन बाय वन खुद से जैसे ऑप्शन लेकर के चल रहे हो ना, वैसे ही बता दो आप। मैं नेम लूं, मतलब सिंगल स्पेसिफिक ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके सीधा बोल सकते हो सर, या फिर ऑप्शन होता है जूम में हैंड रेस करने का, हैंड रेस करके भी बोल सकते हो। चैट बॉक्स तो ऑलवेज ओपन है, सर चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। सर हम्म, सर इनकम टैक्स जो सरकार के द्वारा सर इनकम टैक्स जो डायरेक्ट काटा जाता है या दिया जाता हम्म, है तो सरकार के द्वारा सर। ठीक है। मतलब अभी तक और कोई कुछ बोलना चाहेगा तो हम स्टार्ट करें उसके बाद। मैं ऐसा नहीं है, बीच में भी सर मौका दूंगा आपको, और भी बोलने का मौका दूंगा, बट मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट जितना इनपुट आपके साइड से आएगा, एक बात ध्यान रखना, खासकर आपको मेरी क्लास में कनेक्टेड रहने के लिए, जिन्हों जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें तो ये बात पता है। आपका फर्स्ट डे है आज मेरे साथ, तो मैं आपको आगे की क्लासेस के लिए भी बताना चाहूंगा, कनेक्टेड अगर आप रहना चाहते हो तो एटलीस्ट एक टू वे कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इनपुट आना। आपका अगर वीडियो ऑफ रहेगा, ऑडियो ऑफ रहेगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं क्लास पूरी ले लूंगा, बट एक कनेक्टिविटी होती है ना, वो कनेक्टिविटी चेन टूट जाती है। वो मेंटेन करने के लिए आपके सामने से जब मैं कुछ भी पूछूं,
तो इनपुट आना चाहिए, या फिर मेरे कंसेप्ट पढ़ाने के टाइम पे अगर आपको कोई ना कोई डाउट आ जाता है बीच में, तो उस डाउट से रिलेटेड आप चैट बॉक्स में बेफिक्र होकर चैट क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसको टैकल कर लूंगा मीनवाइल, मतलब टॉपिक फिनिश होने के बाद, या फिर जैसे भी आपको उसके सेशन भी ले लूंगा मैं। और कोई है जो इनपुट देना चाहता हो? आई थिंक अभी तक सर मेरे पास गर्ल्स में से किसी का इनपुट नहीं आया। सर इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दूं। बिल्कुल भाई। सर जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है ऐसे ऐसे इनकम टैक्स भी बढ़ता रहता है सर। बिल्कुल। और कोई कुछ और देखो भाई, किसी को और आइडिया आ रहा हो मन में? क्योंकि ना कब जब सामने से पॉइंट ऐड होते हैं तो ऐसा लगता है कि सर ये वाला पॉइंट रह गया। और मैं आपको बता दूं, बेसिक आज की क्लास मैं नहीं लूंगा, क्लास आप ही लोगे आज। जो आप बोलोगे मैं उसी पॉइंट से पढ़ाऊंगा। मैं आज की क्लास नहीं लूंगा खुद से। मैं कोई भी आपको यहाँ पे बेरक नहीं पढ़ाने आया हूँ कि नहीं चलो आज इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं, या फिर ऐसा माइंड में सोच के जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन देखा तो माइंड में आया होगा ये कि सर आज तो कुछ भारी पढ़ेंगे। ऐसा आया था माइंड में कुछ किसी के? सर ये इनकम टैक्स एनुअली चार्ज किया जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी बात सही है आपकी। और अभी तक आप लोगों ने जितने भी पॉइंट्स बताए ना, जिन्होंने भी बताए, ऑलमोस्ट सबने कहीं ना कहीं कनेक्टेड पॉइंट्स बताए। इनकम पे चार्ज किया जाता ये तो है ये एक फिक्स लिमिट रेट के। नहीं होता है, मतलब ये अलग अलग इनकम पे अलग अलग टैक्स वैरी करते करते रहते ओके, स्लैब होते हैं। मतलब स्लैब सर होते फिक्स हैं। नहीं है, ये कह सकते हो आप? फिक्स नहीं है, अलग अलग इनकम टैक्स का अलग अलग है ना, ये कह सकते हो आप। एक मिनट ना। हाँ भाई, एक हम बात ये कर रहे थे कि इनकम टैक्स सर जो आपका है वो फिक्स नहीं कह सकते, पर्सन के इनकम सोर्स पे डिपेंड करेगा। मैं लॉ की लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको करेक्ट कर देता हूँ। पर्सन के सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगा उसकी इनकम है कैसी, और एक्चुअल में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पर्सन है कौन। एक पर्सन को जानना भी जरूरी है ना कि एक्चुअल में वो पर्सन है कौन, इंडिविजुअल है या फिर जो भी है, देख लेंगे एक बार। मैं अभी आपको उसके लिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। और लास्ट चांस, कोई और इनपुट कुछ देना चाहे, अदरवाइज फिर स्टार्ट करेंगे। एनीवन? भाई नाम लेके बोलना पड़ेगा क्या? मैंने अभी अब रिपीट भी किया था कि मेरे पास आई डोंट थिंक कि किसी गर्ल्स में से किसी का इनपुट आया है अभी तक। सो प्लीज, मोस्ट वेलकम है आपका। एक बार आप प्लीज अगर पार्टिसिपेट करो, जो इन्होंने पॉइंट बोला आप वही पॉइंट रिपोर्ट कर दो, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके साइड से इनपुट आना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सर ये किस सेक्शन के अंडर आता है? वो भी पढ़ेंगे भाई, इनकम टैक्स एक्ट है पूरा। इनकम टैक्स जो होता है वो एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत आपको पूरा इनकम टैक्स एक्ट पूरा नहीं पढ़ना। आपको कुछ पोर्शंस हैं जो उसमें पढ़ना है, जो आपके आगे की प्रैक्टिकल लाइफ में और आगे जहां भी आप वर्क करोगे उसमें आपको काम आए, वो पोर्शंस पढ़ने हैं आपको। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट तो बहुत बड़ा है, ऐसे तो बहुत सारे सेक्शंस है उसमें। उसको पढ़ने के लिए आई डोंट थिंक कि जितने महीने का आपका क्लास का वो है उतने महीने इनफ है, उससे ज्यादा ही लगते हैं। क्योंकि इतना सब कुछ एक साथ में, और सबसे बड़ी बात है रियल लाइफ में आपको उतना यूज भी नहीं आएगा। जितना यूज आएगा आपको उससे ही मतलब होना चाहिए कि प्रैक्टिकली कितना मुझे यूज आ सकता है। स्टार्ट करिए, कोई मुझे अभी बताएगा नहीं। एनीवन? कोई रह गया हो, मन कर रहा हो बताने का? गुरमीत कोई और पॉइंट ऐड हुआ भाई, वही बता दो। नहीं सर, आप बताओ। पॉइंट और ऐड करना है इसमें। सर ये बिल्कुल। इम्पोज, सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, इम्पोज चलो करा ये भी जाता बात, ये भी सही है। गवर्नमेंट में वैसे आ गया वो जब गवर्नमेंट बोला था ना आप में से किसी ने, उसमें ही है वो जी। इंक्लूड हो गया कि सर वो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, तो वहां पे ही हो गया, सही है वहां हाँ पे। सर। उसके अलावा चलो देखते हैं। स्क्रीन विजुअल है आप सभी लोगों को? एक बार ये कंफर्म कर देना। है। यस सर। हम्म। भाई पहले तो हमने ये देखा कि सर इनकम टैक्स है, ठीक, हमें इनकम टैक्स ही पढ़ना है। अभी यस आप सर। लोग को इसमें से लिखना कुछ भी नहीं है,
जब लिखने के लिए होगा तो मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा, जो इसमें जो हम स्लाइड्स पे लिखते हैं वो स्लाइड्स भी आपको दे दूंगा, बाद में आप अपनी नोट्स बना लेना। वैसे अभी बस आप समझो, इनकम टैक्स में सर दो चीजें निकल के आती हैं। पहला तो जो वर्ड में ही दिख रहा है इनकम, दूसरा हो गया टैक्स। ठीक सर, इनकम है और टैक्स है। इनकम का मतलब हो गया सर कोई ना कोई हमने किसी भी वे से कमाया हो। सर इसको हम क्लियरली लिख सकते हैं, अर्निंग बाय एनीवे। आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट इसके ना एनीवे को आप सोर्सेस भी लिख सकते हो इवन, कि सर कहीं ना कहीं सोर्स से आपने कमाया होगा, किसी ना किसी सोर्स से। अब उस सोर्स पे आपको जो ये टैक्स है, टैक्स आपके लिए क्या होगा, एज ए एक्सपेंस होगा एक तरीके का। आपके लिए एक्सपेंस ही तो होता है टैक्स, यस सर। या फिर लाइबिलिटी बोल सकते हो भाई। सभी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं क्या? नो सर। एनीवन जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है? अच्छा भाई, एक्सपेंस का मतलब पता है? जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, देखो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे आई कैन गारंटी उनको एक्सपेंस का मतलब पता होगा, लाइबिलिटी का मतलब पता होगा। यस सर। मुझे प्लीज ये बता दो कि आपको अगर एक्सपेंस का मतलब पता है या फिर लाइबिलिटी का मतलब पता है या नहीं पता है, प्लीज कंफर्म। एक्सपेंस तो जो हम नॉर्मल खर्चे करते हैं उसे बोलते हैं। किसी प्रोडक्ट को सर सेल सर परचेज करने में सर बेचते हैं तो हाँ, फिर से एक्सपेंस मतलब कि हम सर सर जिस चीज, हाँ सर एक्सपेंस वो होता है जिसमें हम, जैसे कोई हमने प्रोडक्शन करा तो उस प्रोडक्शन को करने में जितना हमारे खर्चे आते हैं या फिर इसको बेचने में कितना खर्चा आता है वो एक्सपेंस। हाँ, वो आप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के टर्म्स में आप बात कर रहे हो, मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल डेली लाइफ में भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंस मतलब खर्चा सर, क्लियरली लिख जी सकते हो। जी। एक्सपेंस यस मतलब सर। खर्चा, और लाइबिलिटी मतलब, जो खर्चा होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं। लाइबिलिटी मतलब दायित्व तो होता है सर कुछ तो अभी खर्चा हुआ नहीं है सर, लेकिन होने वाला है। हो सकता है। मतलब एक तरीके से आप इसे ये बोल सकते हैं सर कि ये मुझे किसी ना किसी तरीके से पे तो करना है, यस पेबल सर, बोल किसी से सकते हो। उधार लिए हैं तो यस यस सर। सर। पेबल बोल सकते हो, लाइबिलिटी से ही जुड़ा हुआ कि सर उसे मुझे पे करना है आगे चल करके। जैसे उधार पे हमने सामान खरीदा, राशन खरीदते हो आप उधार पे, वो एक तरीके का एक मुझे लाइबिलिटी है जो आगे चुकाना है। या लोन, जैसे आपने लोन के लिए एग्जांपल के लिए किसी ने बोला, तो सर सर एक लोन अगर आपने क्वेश्चन है, हम्म। सर लायबिलिटी और डेप्ट में क्या डिफरेंस है? भाई दोनों सेम सा ही लगता है बट। हाँ, एक्चुअल में दोनों सेम सा लगता है। आप ये बोल सकते हो कि सर लाइबिलिटी एक ब्रॉड वर्ड है, ठीक है, और जो डेट है, डेट इसके अंदर में आता है। डेट इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। डेट हो गया, लोन हो गया, ये टाइप ऑफ लाइबिलिटी। केवल यही लाइबिलिटी नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें लाइबिलिटी में आ सकती है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स के कंसेप्ट से रिलेटेड अगर मैं जो भी आपसे पूछता हूँ, प्लीज उसे अभी आपको आंसर करना है। उसके अलावा जो भी डाउट इससे रिलेटेड रहते हैं वो हम आगे देख लेंगे। अभी मैंने आपको बस सिंपल दो चीजें बोली कि या तो सर एक तो इनकम होगा, इनकम किसी भी सोर्स से आपका कमाया हो। दूसरा दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका सर एक एक्सपेंस होगा, टैक्स, यानी टैक्स से रिलेटेड मेरा एक्सपेंस होगा। अब किसी ने मुझे ये बोला था कि सर इनकम ना, जो ये टैक्स है, ये टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। गुरमीत शायद आपने बोला था, यस सर। गुरमीत ने बोला था सर ये डायरेक्ट टैक्स है। इंडिया में दो तरीके के टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट सर, इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, दो तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर है भाई। एक एक आपका डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। ये दो तरीके के टैक्सेस हैं जो आपको इंडिया में
पे करने होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो इसी के पार्ट्स हैं, या तो वो डायरेक्ट टैक्स में फॉर्म में आएंगे या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में फॉर्म। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब जो जिस पर्सन के लिए है ना, पर्सन लाइबल टू पे, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स अभी आपको नहीं पढ़ना मेरे, जो मैं अभी स्टार्ट में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, अभी आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ। बस मैंने आपको दोनों का डिफरेंस इसलिए बता दिया कि डायरेक्ट का मतलब होता है जिसका अल्टीमेट बर्डन, इसको लॉ को हम टैक्स को हम क्या बोलते हैं, टैक्स बर्डन भी बोलते हैं, जो आपको पे करना रहेगा एक तरीका। इसीलिए मैंने आपको बोला बर्डन बोल लो आप, या फिर आप लाइबिलिटी बोल लीजिए, दोनों ही सेंस में वो आ जाएगा कि सर अल्टीमेटली हमें इसे पे करना है, अगर हम इसके दायरे में आ रहे हैं तो हमें इसे पे करना पड़ेगा। टैक्स बर्डन है, लेकिन ये उसी पर्सन को पे करेगा, करना होगा जिस पर्सन पे ये लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल कि इनकम, गुरमीत की इनकम है जो कि टैक्सेबल इनकम है जिस पर टैक्स लग रहा है, और उसमें जो जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो मोनू गुरमीत के बिहाफ पे कर दे? इज इट पॉसिबल? हाँ सर। इज इट पॉसिबल? सर डायरेक्ट टैक्स में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्ट में हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स में सर ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो क्योंकि इसलिए इसलिए मैंने आपको क्लियर बोला है यहाँ पे पर्सन लाइबल टू पे। आपको ना जब भी आप टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, पर्सन एक्चुअल में लाइबल कौन है और पे किसने किया। उस चीज से ही उस इन दोनों इफेक्ट से ही आप एक्चुअल में आइडिया लगा पाओगे कि वो सर डायरेक्ट टैक्स का है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में आप कोई सामान खरीदने जाते हो, जीएसटी उस पर लगता है। किसी भी नॉर्मल सामान में मान लो आपने मोबाइल फोन परचेज किया हो, तो मोबाइल फोन पे जीएसटी चार्ज हुआ होगा, सो एंड सो रेट, किसी भी रेट से चार्ज हुआ हो, उसमें वैल्यू में सकता। मतलब सर वो ऐड होकर के टैक्स मुझे मिल रहा है। आपको अल्टीमेट कितना पेमेंट करना पड़ता है जो इंक्लूडिंग? उसका वैल्यू है उससे ज्यादा। उसकी उससे ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि सर गुड्स की वैल्यू मेरी थी 100 रुपए प्लस 18% उस पर जीएसटी लग गया, तो वन वन टोटल एटी मुझे 118 वन रुपए पे एटी करने पड़े। तो क्या ये 18 रुपए एक्चुअल में आपको देने पड़े? यस सर। बट आप जमा तो नहीं करा रहे। नो सर। नो इनकम सर। टैक्स में क्या होता है कि लाइबिलिटी आपके ऊपर आती है और जमा भी आपको ही कराना पड़ता है। होता ही नहीं होता? पैसे यस डिडक्ट सर। भी आपके पास से होते हैं और जमा भी आपको कराना पड़ता है। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी क्या होती है कि सर मैं एक्चुअल में तो मैं पैसा लाइबल ज्यादा। भी नहीं हूँ इस टैक्स को पे करने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है कि सर एक जो 18% आप जीएसटी की बात कर रहे हो, जीएसटी लगता है, एक वर्ड होता है उसमें बोलते हैं सप्लाई। ठीक, हमारी ये जीएसटी की क्लास नहीं है, जीएसटी क्लास में कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ मैं, बस जस्ट आपको एक व्यू देना चाह रहा हूँ कि जिससे आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाए, पता लग जाए कि हाँ एक्चुअल में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। हमें डायरेक्ट को समझने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स भी एक बार व्यू देखना पड़ेगा। मैंने आपको बोला कि लाइबिलिटी जिसकी ट्रांसफर हो सकती है वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, मतलब मेरा बर्डन था मैंने आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक, जीएसटी हमेशा सप्लाई पे लगता है। सप्लाई किसकी है? जिससे सामने वाले से आपने परचेज किया है उसके लिए वो सप्लाई है। उसे टैक्स एक्चुअल में पे करना था, बट उसने आपसे कलेक्ट कर लिया, आपसे कलेक्ट करके वो आगे जमा करा देगा। इनडायरेक्ट टैक्स को आप थोड़ी देर के लिए साइड कर लीजिए। नहीं भी समझ में आया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट टैक्स को छोड़ दीजिए। अभी आप बस डायरेक्ट टैक्स में मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा कि जो मैंने बोला कि जिस पर्सन की लाइबिलिटी है, पर्सन लाइबल टू पे, और टैक्स बर्डन अल्टीमेटली उसी के पास है, तो उसी को पे करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। डायरेक्ट में था। ठीक, यानी सर अपना बर्डन, अगर गुरमीत, हमने एग्जांपल में लिया था कि गुरमीत की इनकम पे देख लेंगे हम सो एंड सो कितनी भी इनकम होगी, किस इनकम पे टैक्स लगेगा वो भी देख लेंगे। गुरमीत की सर अगर इनकम है जिस पे टैक्स लग रहा है, उस इनकम पे केवल और केवल गुरमीत टैक्स पे कर सकता है। यस सर। आप किसी लोग ने अगर थोड़ा बहुत टीडीएस के बारे में भी किसी को नॉलेज होगी तो उनके मन में डाउट आएगा, सर टीडीएस तो कोई और जमा करता है।
उसमें गुरमीत का रोल कहाँ से आया? सर उसमें क्या होता है सर, जैसे जैसे दुकानदार होते हैं ना सर, हम्म या कोई भी कंपनी होती है, जैसे कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, क्योंकि हम्म सरकार को है ना, जैसे हम हमारा टैक्स वो काट लेंगे, कंपनी हम्म काट लेंगे, तो हम्म सरकार को कलेक्ट करने में आसानी होती है, तो इसलिए कंपनी से वो काट लेती है। बहुत सारों से कलेक्ट बिल्कुल। करना और उसकी जगह एक से कलेक्ट करना आसान होता है, इसलिए टीडीएस कटता है। मैंने बस जस्ट आपको टीडीएस का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि टीडीएस को लेकर के मन में कंफ्यूजन ये आ सकती है कि सर आप जो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि अगर गुरमीत की टैक्स लाइबिलिटी है तो गुरमीत ही पे करेगा, तो उसमें एक जी कॉन्ट्राडिक्ट वाला पॉइंट आ जाता है कि सर टीडीएस तो कोई और जमा करता है, टीडीएस हो जी गया, टीसीएस हो गया, वो तो कोई और जमा करता है, तो वो गुरमीत का कैसे हुआ? बट एक्चुअल में इनकम तो, या फिर जो भी, जिस भी चीज पे टीडीएस चीज से लग रहा है उस पे एक्चुअल में है तो गुरमीत की लाइबिलिटी थी जो किसी और ने पे कर दी। पैसे गुरमीत के पास से ही गए हैं जी एक्चुअल में, पैसे भी गुरमीत के पास से गए हैं, और दूसरा गुरमीत के पैन पे ही वो जमा हुआ है। एनी हाउ सर, जो पर्सन है वो अपने उस पैन से कनेक्टेड है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस सर जो पर्सन है वो पैन से कनेक्टेड है, और इनकम टैक्स में आपको पैन के बेस पे ही टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। आपका एक सिंगल पैन अगर आप हो तो इस सिंगल पैन के बेस पे ही आपका टैक्स लेवी होगा, और जिस पैन पे वो लाइबिलिटी अराइज हो रही है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप एक पर्सन हो? पर्सन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है इनकम टैक्स में, जिसमें अलग अलग डिफाइंड है कि इनको हम ये मानेंगे, इनको ये मानेंगे। जैसे कंपनी को कंपनी कैसे ट्रीट करेंगे, एलएलपी है तो एलएलपी कैसे मानेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ एंटिटी हो सकती है। तो अभी सिंपल मैं आपको जस्ट ये व्यू देना चाह रहा हूँ कि जिस पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी होगी, इसलिए वर्ड मैंने पर्सन यूज किया है, ना कि इंडिविजुअल यूज किया है। मैंने आपको जस्ट अभी जस्ट जो हम बेसिक में जितनी मैंने बात की उसको मैं क्रक्स में समराइज करना चाहूंगा कि सर इनकम, ये जिस भी पर्सन की ना, ये सोर्स के थ्रू होगी सर, वो सोर्स हम देख लेंगे अभी क्या होगा। सोर्स के थ्रू सर इनकम होगी, और इसकी ना कोई लिमिट होगी, या कोई ऐसी भी इनकम हो सकती है जो बिना लिमिट के भी टैक्सेबल हो। कुछ ना कुछ तो सर इसमें डिस्क्राइब होगा जिसपे इस लिमिट को अगर वो क्रॉस करता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लेवी हो जाता है। लेवी का मतलब समझते हो आप लोग? लग जाता है। लागू हो जाता है। ठीक। अब मैंने आपको जो सोर्स की बात की, सोर्स के साथ साथ इनकम हो गया सर। सोर्स किसी ना किसी उसी सोर्स से उसने अर्निंग की होगी, वो सोर्स क्या होगा, इनकम कैसी होगी, कौन पर्सन वो कमाएगा, कोई एक पर्सन। मैंने आपको इवन पर्सन का भी वर्ड यूज किया है, पर्सन्स, कोई भी पर्सन हो सकते हैं सर। वो सारी चीज, ये सारी चीजें इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शंस में, किसी न किसी सब सेक्शंस में डिफाइंड है ऑलरेडी कि सर पर्सन होगा, पर्सन अर्निंग कर रहा है, और अर्निंग करने के बाद उसकी एक कुछ तो लिमिट होगी, कुछ लिमिट के बाद फिर टैक्स उस पे लगेगा, और अगर टैक्स लगता है तो फिर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर्सन को ही टैक्स डिपॉजिट करना है। सर टीडीएस और टीसीएस में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। भाई टीडीएस और टीसीएस की क्लास में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली करा रहा हूं। आज मैं बस जस्ट मैंने आपको टीडीएस और टीसीएस वर्ड इसलिए यूज किया जिससे आपने अगर पहले टीडीएस टीसीएस के बारे में सुना होगा तो मे भी कंफ्यूजन अराइज हो सर सकती थी। सुना तो है, जैसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, हाँ तो हाँ हाँ, डिडक्शन और कलेक्शन में क्या दोनों में ऐसा डिफरेंस होता है डिफरेंस होगा? बिल्कुल। टीडीएस टीसीएस की क्लास में हम वो डिस्कस कर लेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ये व्यू देना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स क्या होता है। टीडीएस टीसीएस इनकम टैक्स का ही एक पोर्शन है। अभी आपको हम्म, पहले बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स समझना है कि बेसिक्स में क्या है, इनकम टैक्स लगता कब है, इनकम टैक्स किस स्लैब पे लगता है, कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं जिनको टैक्स देना पड़ सकता है। पहले हम वो बेसिक्स कवर करेंगे, एटलीस्ट आपको बेस पता होना चाहिए पहले। टीडीएस टीसीएस जब आपको बेस पता होगा तभी आप टीडीएस टीसीएस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है।
मैंने आपको बोला अभी, आप अगर आपको नोट करना होगा तो आप ये नोट करना, नहीं तो मैं ये वाली स्लाइड भी आपको शेयर कर दूंगा। मैंने आपको सिंपल ये बोला कि सर कोई तो पर्सन होगा, पर्सन की जिसकी इनकम होना जरूरी है, वो इनकम सोर्स से होनी जरूरी है, जो सोर्सेस आपके इनकम टैक्स में डिफाइंड है उस सोर्स से होना जरूरी है, और उस इनकम की हो सकता है कोई लिमिट हो भी और नहीं भी हो सकती है। लिमिट में भी हो सकता है हो, और लिमिट हो सकता है ना हो। कोई कोई ऐसी इनकम होगी जिसकी लिमिट के बेस पे टैक्स लगेगा, कोई कोई इनकम होगी जिस पे डायरेक्टली टैक्स लगेगा। ठीक। और अगर उस लिमिट को वो क्रॉस कर जाता है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू वो लेवी हो जाएगा। लेवी क्या होगा? इनकम टैक्स एक्ट। कोई बता सकता है कौन सा एक्ट लगता है, किस ईयर में आया था? 33 इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर का है? चलो मैं बता देता हूँ। ईयर का नहीं पता। इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब भी कोई आपका एक्ट आता है या बिल पास होता है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी किस ईयर में आया? सर 2017। 2017। 2017। तो 1 जुलाई उसको जैसे, हाँ, उसको जैसे बोलते हैं ना जीएसटी एक्ट 2017, सेंट्रल जीएसटी एक्ट या स्टेट जीएसटी एक्ट 2017, वैसे ही सेम आपका इनकम टैक्स भी आया है, वो ये 1961 में आया है। यहाँ तक बात समझ में आई हो कुछ माइंड में? तो मैं आगे बढ़ू, आगे बढ़ सकता हूँ। सर इन शॉर्ट एक बार पूरा ओवरव्यू दे दो इन शॉर्ट मैंने फिर आपको से। क्रक्स सिंपल फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन शॉर्ट में ये है कि सर पर्सन होना इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस पर्सन की इनकम होना इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट। क्योंकि सर जब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में इसको तोड़ा था तो इनकम, इनकम और उसको दोनों को ऐड करके तोड़ा था कि इनकम होगा और टैक्स होगा। ठीक। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिंपल ये बोला था कि पर्सन होना इंपॉर्टेंट है, पर्सन के साथ साथ इनकम टैक्स, उसका इनकम होनी इंपॉर्टेंट है। इनकम के बाद सर वो इनकम कहाँ से होगी? वो इनकम किसी सोर्स से हो सकती है, और सोर्स से होगा तो उस सोर्स को हम देख लेंगे उसकी लिमिट क्या होगी। ठीक। वो लिमिट या तो क्रॉस करेगा या तो हो सकता है बिना लिमिट के भी उसके ऊपर टैक्स लग रहा हो। और टैक्स अगर लगेगा तो उसको इनकम टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा जिस पर्सन के ऊपर है, या तो उसके बिहाफ पे टीडीएस टीडीएस डिडक्ट हो जाए। समझ में आई बात? सर विदाउट लिमिट का समझ में नहीं आया। विदाउट क्या? विदाउट लिमिट आपने बोला ना। विदाउट लिमिट का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपको सोर्सेस के लिए बोला है, अभी हम आगे के जब क्लासेस हमारी कंटिन्यू होंगे उसमें हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स के ना सोर्सेज होते हैं, अलग अलग सोर्सेज से आप इनकम अर्न करते हो। ठीक। तो उस सोर्सेज में कुछ ऐसी इनकम भी होंगे जिसपे आपके डायरेक्ट टैक्स लगेगा, मतलब कि उसमें कोई लिमिट नहीं डिसाइडेड है। अगर आपने 1 रुपए भी कमाया तो आपको उसका कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा, ऐसा है। और जिसमें लिमिट है, जैसे सैलरी हो गई, तो सैलरी की उसमें लिमिट डिफाइंड है कि सैलरी में अगर आप इतनी इनकम कमाते हो तो आप पे टैक्स लगेगा। ठीक। मतलब टैक्स डिपॉजिट जो करना होगा इसको भी आप दो वे में बांट सकते हो कि सर टैक्स डिपॉजिट जो होगा वो या तो फ्लैट हो सकता है या फिर स्लैब वाइज हो सकता है। फ्लैट मतलब कोई ना कोई फिक्स चार्ज होगा। ठीक। वो अलग अलग इनकम सोर्स पे अलग अलग रेट होगा। और स्लैब मतलब सर एक स्लैब रेट वाइज होगा वो, जैसे यूनिट्स कंज्यूम होती है ना, बिजली की यूनिट्स पे जब बिल चार्ज होता है तो 0 से 100 यूनिट्स तक मान लीजिए 4 रुपए है, या फिर ऐसे, तो सेम ही स्लैब रेट वाइज आपका होगा। कितना स्लैब होगा, कितने पे कितना टैक्स लगेगा, कितने तक के लिए टैक्स छूट होगी। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़े भाई? यस या नो एवरीवन? यस। नहीं समझ में आया तो रिपीट करूं एक बार। बढ़े आगे। इसमें फिर मैंने आपको एक वर्ड जो यूज किया था, सोर्सेस,
कि सर जो पर्सन है वो पर्सन से कहाँ से इनकम आ रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। जिन भी पर्सन्स की इनकम है, चाहे वो पर्सन्स में, अच्छा पर्सन्स में आप मुझे नेम बता सकते हो कौन कौन हो सकता है? इतना तो आपका आइडिया में भी होगा, नहीं है तो मैं बताऊंगा। जो भी नाम सोचने में आ रहा है वो बता दो आप, कौन कौन पर्सन्स में आ सकता है कि सर आपके हिसाब से इन्हें टैक्स देना चाहिए। सर जिसका इनकम 7 लाख नहीं से नहीं ऊपर हो। भाई, लिमिट छोड़ दो, लिमिट नहीं, 2.5 लाख 3 लाख वो छोड़ दो आप। पर्सन्स में कौन कौन आ सकता है, मैं हिंट के लिए आपको बोल देता हूँ, जैसे इंडिविजुअल्स, मैं और आप, वैसे। सर कंपनी। सिंगल ओन कंपनी। ठीक है, सिंगल ओन कंपनी, वो कंपनी में ही आ गया भाई। कंपनी क्या हो सकती है? प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है ना? जी सर। कंपनी के अलावा सैलरी आप कुछ बोल रहे थे? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, बिल्कुल सही। मैं फर्म के साथ साथ एक और वर्ड लिखना चाहूंगा, एलएलपी, नाम सुना है? एलएलपी का नाम सुना है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अ टाइप ऑफ पर्सन। इसके अलावा पतंजलि क्या है वैसे? पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करते हो आप लोग? नाम सुना होगा पतंजलि। लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, ओके। लोकल को लोकल अथॉरिटी, एक मिनट, मैं आपको उसके लिए ना एक वर्ड लिख सकता हूँ। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, को बोलते हैं आर्टिफिशियल एलएलपी, मतलब हो गया आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही होता है। और क्या हो सकता है? मैंने आपसे भी पूछा ना पतंजलि क्या है वैसे। पतंजलि छोड़ लो, आप डेली हाउस होल्ड में आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो उसमें से भी किसी प्रोडक्ट का नाम आप देख सकते हो, जिसका आप टूथपेस्ट यूज करते हो, या क्लॉथ्स के लिए आप कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते होगे। डाबर, डाबर के, चलो छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप और क्या हो सकता है नियर बाई, अपने एक बार सोच के देखो। आप एनजीओ जानते हो? आप एनजीओ, सर एओपी सर। एओपी, किसने बोला भाई एओपी? सर मोनू। मोनू, बिल्कुल सही बात। एओपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? सर फुल फॉर्म। नाम सुना है बस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने नाम सुन रखा है। एओपी मतलब होता है एओपी और बीओआई, ये दो चीजें एक साथ आती है हमेशा। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और दूसरा बोलते हैं बीओआई को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर HUF। भाई ये कहाँ से ध्यान आया सर गुरमीत? सर वो पढ़ा था पहले। पहले पढ़ा था या अभी पढ़ा कहीं? नहीं पहले पढ़ा था। पक्का? हम्म। चीटिंग नहीं करना, नहीं तो सबको लगेगा सर गुरमीत को ज्यादा आता है, मुझे हमें तो आता ही नहीं।
गुरमीत से भले कहीं से देख के बता दिया हो, ऐसा चीटिंग नहीं करनी। मतलब अभी आप केवल समझने के लिए इतना समझ लो कि इतने टाइप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, ऑलमोस्ट इसमें सब लोग कवर है। इसके अलावा फॉरेन कंपनीज और बहुत सारी चीजें आती है। कंपनी भी आ गई, कंपनी में आपका ना दो चीजें आ जाएंगी, एक आएगा प्राइवेट और एक होगा पब्लिक। पब्लिक। ठीक, इसके अलावा और भी फॉर्म्स हो सकते हैं पर्सन्स के, बट अगर आप इतना भी ध्यान में रखते हो तो इस इम्पोर्टेंट मतलब याद रहेगा एटलीस्ट आपको। मैंने जस्ट आपको अभी पर्सन्स का बताया कि पर्सन्स कौन हो सकते हैं। ठीक, ठीक। इनकी ना पर्सन्स के अलावा मुझे आपसे बस जो आगे बात करनी थी वो सोर्सेस ऑफ इनकम से बात, कि इनकी सोर्सेस ऑफ इनकम क्या हो सकती है। कुछ तो आपको ही पता होंगे ऐसे ही। भाई कोई बताना चाहेगा सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्स ऑफ इनकम जहाँ पे इनकम का सोर्स हो रहा है। नहीं, वर्ड मुझे मीनिंग नहीं समझना भाई, मुझे ये समझना है कि मेरी इनकम का जो सोर्स है वो सोर्स में क्या क्या आ सकता है। कोई एक एग्जांपल आपके माइंड में सैलरी। जो भी, आपके सर माइंड में जो भी सैलरी। इनकम आ रही हो वो बताना। सर कोई सैलरी बिजनेस कर रहा हो। एक मिनट भाई होल्ड पे रहना, किसने बोला बिजनेस? सत्यम? सर गुरमीत गुरमीत। गुरमीत? एक मिनट सैलरी। एक मिनट। ओके, सत्यम ने बोला सैलरी, गुरमीत आपने बोला है बिजनेस। ठीक है, और कोई? सर क्या कोई और बता रहे थे इनकम? सर, आवाज सर क्या बता रहे थे सर? नहीं, मैंने अभी कुछ बताया नहीं भाई, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके माइंड में जो भी आसपास की इनकम आप देखते हो ना, जितने भी लोगों को देखते हो कि ये इनकम कमा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से कमा रहे हो या जैसे भी कमा रहे हो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ दिमाग में आता हो कि सर ये भी तो कहीं ना कहीं से इनकम कमा रहे हैं, ये इनकम का सोर्स हो सकता है। मतलब यस सर। एग्रीकल्चर, ठीक है। सोर्स मतलब इनकम का एक जरिया बोल सकते हो आप, यस सर। है ना? सोर्स का मतलब यही हुआ, हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो। यस। एक, भाई मे भी शायद हिंदी मैंने गलत लिखा हो, प्लीज एडजस्ट कर लेना, जो भी है यही है। मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनकम का सर मेरे मैं आसपास जो भी लोग कमा रहे हैं ना, वो इनकम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो उनकी अर्निंग है। अब वो अर्निंग का सोर्स क्या है हमें ये जानना है कि अब कौन सा ऐसा सोर्स होगा जो टैक्सेबल होगा। तो उसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि सर इनकम टैक्स में सोर्स कितने डिफाइंड है। इनकम टैक्स में टोटल मैंने यहाँ पे 5 एरो बनाए हैं, तो उससे में भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि 5 सोर्सेज ही हो सकते हैं सर। एग्रीकल्चर। अब हाँ भाई, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। अच्छा, और किसी ने अभी कुछ और भी बोला था? डोनेशन सर। डोनेशन, ठीक है। डोनेशन किसको मिलेगा? एनजीओस को, एनजीओ एनजीओ वगैरह जो को चला रहा हो। मिलेगा, टेम्पल्स। हाँ, एनजीओ टेम्पल्स जो भी हो, तो एनजीओ को डोनेशन वो एक तरीके से ट्रस्ट की इनकम हुई। वो टाइप चैरिटी ऑफ क्या समझ लो। होगा? एक बिजनेस इनकम ही हुआ, एक टाइप ऑफ, मैं कह सकता हूँ। क्या मैं उसे टाइप ऑफ बिजनेस इनकम बोल सकता हूँ? यस सर। है ना? तो वो आपके पीजीबीपी में ही कवर हो जाएगा। आपने एग्रीकल्चर इनकम बोला है, उसको मैं लिखूंगा
ओएस के शेड्यूल में वो आएगा, मतलब अदर सोर्सेस के शेड्यूल में आएगा। और इसके अलावा और कोई इनकम आप जानते सेल्स हो, ऑफ मैं गुड्स। सर चैरिटी क्या था सर? चैरिटी डोनेशन उसी में आ गया भाई, पीजीबीपी में ही आ गया आपका। उसमें आ जाएगा सर। ओके सर। सेल्वी आप शायद कुछ बोल रहे थे। सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स से आपका आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स से मेरा जो सोर्स आएगी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। टर्नओवर मेरी पड़ेगी, यानी रेवेन्यू आएगा। और रेवेन्यू अल्टीमेटली मेरा बिजनेस का पोर्शन हो गया, सर तो कहीं ना कहीं बाय वे ऑफ बिजनेस ही हुआ। एम आई राइट वो और रॉन्ग? जैसे सर जैसे बिजनेस होता है ना, बिजनेस बताया था मैंने, तो हम्म प्रोफेशन से भी होता है, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो हम्म गया, इनकी भी तो हम्म इनकम होती है ना, वो हम्म प्रोफेशन वाली भी आ जाएगी। एकदम से याद आया गुरमीत, है नहीं? पीजीबीपी सर, पीजीबीपी में ही कवर हो गया वो भी, प्रोफेशन की इनकम। पीजीबीपी का मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ आपको, प्रॉफिट्स एंड बिजनेस और ये पीजीबीपी का पूरा फुल फॉर्म है। इसमें जितनी चीजें आप सोच सकते हो, मैं इसलिए बार बार आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप सोचो एक बार, क्योंकि आप आसपास ना बहुत चीजें देखते हो, डेली लाइफ में भी आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूज करते हो, उनका भी कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम होगा। गोलगप्पे, मोमोज, ये सब भी खाते होगे, वो भी बिजनेस है। भाई बिजनेस ही तो कर रहा है सामने वाला, भले वो टैक्सेबल है या नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे, किस इनकम पे या किस पोर्शन पे कितना टैक्स लगेगा वो भी हम देख लेंगे। बस मुझे अभी आपसे सोर्सेज ऑफ इनकम जानना है। बैंक जाते हो आप लोग, बैंक? यस सर। बैंक में सेविंग अकाउंट खुलता है, हम्म। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी आता होगा, यस सर। इंटरेस्ट भी इनकम है, यस सर। है? फिक्स डिपॉजिट भी करते हो, फिक्स डिपॉजिट से भी इनकम आता होगा, इंटरेस्ट की इनकम। फिक्स डिपॉजिट क्यों करते हो आप? ऐसे ही सर, पैसा ज्यादा था इसलिए कर दिया। फिक्स डिपॉजिट इसलिए करते ज्यादा हैं, ज्यादा इंटरेस्ट इंटरेस्ट, मिलता है। ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि सर हम्म। मेरे पास पैसा बहुत है, हमारे पास हम एफडी कर देते हैं ऐसे ही, ऐसा तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये होता है कि सर उस पे इनकम ज्यादा है, दिमाग में। मैं इसलिए बार बार आपसे सोचने के लिए बार बार आपको मजबूर कर रहा हूँ कि आप जितनी ज्यादा सोचोगे उतना आपको कनेक्टिविटी लगेगी कि सर आसपास आप जो भी चीजें देखोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको इनकम दिखेगा। आपके लिए अगर वो एक्सपेंस है तो सामने वाले के लिए पक्का वो इनकम होगी, कंफर्म हूं मैं इस चीज से। तो अदर्स, वो भी अदर सोर्सेज में ही आ जाता है आपका, इंटरेस्ट की इनकम जो है वो अदर सोर्सेज में आ जाती है। और कोई एग्जांपल? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। बिल्कुल भाई बिल्कुल, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट से क्या आता है? सर डिविडेंड मिलता है। शेयर मार्केट से सर डिविडेंड आता है, ठीक है, डिविडेंड आपका अदर सोर्सेज में आ गया। और शेयर मार्केट से और क्या आएगा भाई? सेल परचेज करते हो आप शेयर्स की, मतलब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बोलते हैं ना उसको। कभी कभी आप बोल रहे हो ना, तो हटा करके बोलो। हेलो? ब्रोकरेज। यस सर। ब्रोकरेज, हाँ ठीक है। और नहीं, शेयर्स की जो आप सेल परचेज करते हो, वो सेल परचेज से आपको क्या होता है, गेन होता होगा या लॉस होता होगा, है ना? जी सर। शेयर से शेयर की ट्रेडिंग जब आप करते हो तो कुछ ना कुछ पैसे आपको पहले लगाने पड़ते होंगे। हाँ जी। पैसे जो आप लगाते हो वो, जैसे बिजनेस में मान लो हम जब लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल, कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल, हाँ। ठीक है। तो उस कैपिटल से ही जुड़ा हुआ एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन। मतलब सर ये ना रिलेटेड टू
ऐसे कैपिटल एसेट से रिलेटेड आता है, इसमें हम देखेंगे कैपिटल गेन का, जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में कैपिटल गेन होता क्या है। अभी याद रखने के लिए फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हो शेयर्स की ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से आपको क्या आ सकता है, गेन आएगा या तो लॉस आएगा। सर हम्म सर आपने ये जो पीजीबीपी लिखा, इसमें भी हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी हम कैपिटल लगाते हैं और कैपिटल हम्म में हमें गेन मिलता है, फिर ये भी कैपिटल गेन, ये सेम नहीं हो गया? भाई नेचर अलग हो गया ना। पर्पस देखो, आप पर्पस, पर्पस क्या है। आप जो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से आप क्या करोगे, सेल करोगे, परचेज करोगे और उससे इनकम जनरेट करोगे। ठीक, और बिजनेस का स्कोप जो होता है ना वो लिमिटेड नहीं है। कैपिटल गेन का स्कोप लिमिटेड है, मतलब कुछ ही हिस्सों, कुछ ही ऐसी, इसको एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ना, कैपिटल से यहाँ जो मेरा मतलब है, यहाँ से कैपिटल से मेरा मतलब कैपिटल असेट से है। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने सेल कर दिया, उस सेल पे जो आपको पैसा रिसीव होगा उसको कैपिटल गेन उसके थ्रू आएगा। उस बिल्डिंग को आपने परचेज किया होगा, उसमें से सेल में से परचेज माइनस करोगे तो जिसको आप बोलते हैं ना मुनाफा, मुनाफा जी होगा वो एक तरीके का, तो वो कैपिटल गेन के हेड में जाएगा। मैं बस आपको ये डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ। बिजनेस हो गया, बिजनेस तो सर कोई भी कर सकता है, नॉर्मल सेल, सारी सेल परचेज आपकी कैपिटल गेन नहीं होगी। जो केवल कैपिटल असेट से रिलेटेड होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा। कैपिटल वहां भी लगाते हो, कैपिटल यहाँ भी लगाते हो, दोनों जगह कैपिटल लगता है, बिल्कुल बात सही है आपकी। बट जो मुझे कैपिटल गेन में जो मुझे समझाना है वो कैपिटल असेट से रिलेटेड होगा, और बिजनेस में जो होगा सर वो बिजनेस पूंजी के रूप में माना जाएगा, और वो आगे चल करके मेरे बिजनेस में ही काम आएगा। और सारे बिजनेसेस को हम कैपिटल गेन में नहीं मानते, कैपिटल गेन अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, एक और सोर्स बचता है भाई, आप लोग अभी तक बहुत अच्छे गए हो, एक लास्ट सोर्स याद करो कुछ तो। सर मकान किराए पे चलाना, रेंट। एग्री कर रहे हैं सब लोग? प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, वही रेंटल, यस रेंटल सर। इनकम से सब लोग एग्री कर रहे हैं। रेंट एक टाइप ऑफ इनकम है मेरे लिए। श्योर। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दिया हुआ है, या फिर एक कोई शॉप है जिसको मैंने बिजनेसमैन को दिया हुआ है, शॉप जहां पे वो बिजनेस करेगा, तो मेरे लिए उस प्रॉपर्टी से क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है, इनकम आ रहा रेंट आ रहा है ना। तो वो एक है। इनकम होगा जिसको हम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में रखेंगे। आपके ये 5 हेड है, 5 हेड में से ऐसा कोई हेड जो आपको अभी तक मतलब ये हो कि सर पता ही नहीं है हेड का मतलब कैसे क्या होता है। इस इस 5 हेड में ऐसे कोई वर्ड जो आपको ये बिल्कुल ही समझ ना आया हो। सर ये अदर प्रोसेस जो पहले बताया। अदर सोर्सेज में, जैसे अदर सोर्सेज में जो आपके बाकी हेड्स में कहीं नहीं आएगा वो अदर सोर्सेज में जाएगा। सिंपल, जैसे सोच के देख लो आप, इंटरेस्ट की इनकम, यस सर। बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक, दूसरा सैलरी में आपका पेंशन जैसे टैक्सेबल होता है, पेंशन आ जाता है, वो सैलरी का पार्ट होता है। बट वही पेंशन अगर आपके फैमिली पेंशन आ रहा है तो फैमिली पेंशन आपके अदर सोर्सेज में चला जाता है। तो प्रॉफिट हो रहा है सर, उसी को सर सोर्स ऑफ इनकम करते हैं ना सर। प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो जो इनकम जो आ रहा है सर, प्रॉफिट, हम्म हम्म उसी को नहीं भाई, सोर्स ऑफ इनकम। प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट कहाँ से आता है, समझो 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 एक बात। देखो, प्रॉफिट जब मुझे हो रहा है वो मेरी इनकम बनेगी, नो डाउट, इस चीज में कोई डाउट नहीं है मुझे। बट मेरा इनकम प्रॉफिट है, ये गलत है। मेरा अगर वो मेरा प्रॉफिट होगा तो वो मेरा इनकम बन जाएगा, बट मेरी सारी इनकम मेरा प्रॉफिट है ये कहना गलत है। जैसे प्रॉफिट जब भी आएगा ना, तो हमेशा जब भी आपके माइंड में प्रॉफिट आए तो आपको माइंड में आना चाहिए सेल परचेज, बेसिक। कि जब भी आपके माइंड में कभी भी प्रॉफिट आएगा तो सर 120 रुपए का सेल, 100 रुपए की परचेज, बीच में बच गया मेरा 20 रुपए का मुनाफा, इसी को बोलते हैं ना भाई प्रॉफिट। Yes, sir.
अगर यही सिनेरियो उल्टा होता, सर 100 रुपए की सेल, 120 की परचेज, क्या हो जाएगा फिर ये? लॉस हो जाएगा। 20 रुपए का लॉस हो जाए। ठीक, तो लॉस या प्रॉफिट ये आएगा। सर इनमें से लॉस तो मेरे इनकम का पोर्शन हुआ ही नहीं, कि लॉस मतलब तो मैंने गंवाया है, कमाया थोड़ी। इसको अगर आप हिंदी में लिखोगे तो ये होता है गंवाया, ये तो मैंने गंवा दिया तो चला गया। और प्रॉफिट जो है ये मैंने कमाया। कमाया है। एक्चुअल में हिंदी सिनेरियो में अगर बात कर लेते हैं कि सर प्रॉफिट मैंने कमाया है, अर्न किया है, अर्न इंग्लिश में बोलते हैं अर्न, और लॉस को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट, मतलब चला गया सर ये मेरे पास से। तो मेन डिफरेंस ये समझना कि हर मेरा प्रॉफिट जितना भी होगा किसी भी सोर्स से वो प्रॉफिट आ रहा है, जैसे कैपिटल गेन से भी आ सकता है। मैंने आपको बोला कि कैपिटल एसेट हम देखेंगे एक बार, कैपिटल एसेट क्या होता है, उसमें कैपिटल एसेट पे कब सेल परचेज हुआ, उसका कितना प्रॉफिट आएगा वो हम देखेंगे। प्रॉफिट आया वो मेरे इनकम का पार्ट बनेगा, दैट इज करेक्ट। बट मेरी सारी इनकम प्रॉफिट होगी, दैट इज नॉट करेक्ट। क्लियर है अब? इसके अलावा भाई इन 5 हेड्स को ही देखो आप एक बार, और दिमाग में अपने बस एग्जांपल्स को सोचो। एक एक हेड पे चलते हैं, बात करते हैं पहले वन बाय वन, ठीक है? क्या अभी तक सबको समझ में आ रहा है कुछ, या मेरी कहीं वॉइस में अगर दिक्कत हो रहा हो, या फिर मैं टॉपिक्स पे स्टिक नहीं रह रहा हूँ, कुछ अगर कंफ्यूजन, एनी डाउट अभी तक किसी को? हाँ सर। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, पहला मैंने हेड जो लिखा था वो लिखा था सैलरी। मतलब सर ये मेरी इनकम है, जो कि जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। क्योंकि हमें ये देखना है इनकम टैक्स में टैक्स जो लगेगा वो मेरी इनकम पे लगेगा, और इनकम कब हम मानेंगे उसके लिए मुझे सोर्स ऑफ इनकम देखना पड़ेगा। अभी तक बेसिक में मैंने यही बताया यस सर। भाई, यस और नो यस सर। एवरीवन? जी मैंने आपको सर। सिंपल ये बोला कि कोई तो पर्सन होगा, पर्सन से फिर हम उसकी इनकम डिसाइड करेंगे, इनकम सर उसकी इनकम क्या बनेगा क्या इनकम नहीं बनेगा, उसके लिए मुझे सोर्स ऑफ इनकम देखना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम में सर आपने मुझे 5 हेड्स बता दिए, 5 हेड्स में से मेरा पहला हेड आता है सैलरी का। मतलब सर सैलरी के द्वारा कमाई गई इनकम मेरी इनकम बनेगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक, इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या ये नाम से ही क्लियर है या फिर बताऊं इसके अंदर भी क्या होता है? जो नहीं भी तो आप नाम कहीं भी एम्प्लॉयमेंट में, कभी प्लान में जहां से भी आप कंपनी में जॉब काम कर रहे हो, करते हैं। है ना, सिंपल डिफिनेशन इसकी सर, जॉब में जॉब के दौरान सैलरी में आपने क्या क्या कमाया उसके बेस पे हम देखेंगे कि सैलरी में इसका भी ना हेड डिक्लेयर्ड है इसके। हर हर सेक्शन में जब भी इनकम टैक्स का कोई सेक्शन आएगा तो वो आपको कुछ बातें बोलेगा कि इस सेक्शन से इस सेक्शन के अंदर डिटेल लिखा हुआ है। तो सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 है, उसके उसमें लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में से हम क्या मानेंगे सैलरी है, क्या मानेंगे सैलरी नहीं है। ठीक, सेकंड मैंने आपको पॉइंट बोला हाउस और प्रॉपर्टी। यानी कि सर इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं आगे वर्ड इनकम इसलिए जोड़ दे रहा हूं क्योंकि हमें सोर्सेज ऑफ इनकम पढ़ना है इस वजह से। ठीक, ये हमें पता चलेगा सेक्शन 18 से 27 के बीच में कि ऐसी कौन सी इनकम होगी जो हाउस प्रॉपर्टी होगी, कौन सी ऐसी होगी जो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो एग्जेम्प्ट होगी, या फिर उसमें कोई ना कोई बेनिफिट्स होंगे, वो भी चीजें देखी जाएंगी, सारी चीजें होंगी इसमें। थर्ड,
पीजीबीपी बोला था, Yes, sir, PGP. यानी इनकम फ्रॉम PGP. प्रॉफिट्स एंड गेन्स Business. फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक, पीजीबीपी Yes, का sir. पूरा फुल फॉर्म है ये आपको देखना है। सेक्शन नंबर 28 to 44 तक। चलिए सेक्शन याद रखना पड़ेगा सर। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये इतना अगर याद है ये कि 15 से 17 के बीच में आता है, 18 से 27 के बीच में आता है, 28 से 44 के बीच में आता है, अगर इतना याद है बहुत है। इसके अंदर के जो छोटे छोटे सेक्शंस होंगे, अलग अलग सेक्शंस, कुछ कोई सेक्शन कोई बात कहेगा, कोई सेक्शन कोई बात कहेगा, वो अंदर की बात याद होनी चाहिए। सेक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए हर सेक्शन का। अभी सेक्शन का क्या यूज आएगा मैं बता दूंगा अभी आपको। इसके बाद आपका आता है सीजी, लिखा था मैंने, सीजी यानी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये आएगा आपका सेक्शन 45 टू 55 तक। लास्ट वाला क्या है? इनकम फ्रॉम अदर इनकम और अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज आपका जो आएगा सेक्शन अदर सोर्सेज आपका आएगा सेक्शन 56 टू 60। इसमें ना आपको जो याद रखना है, हर सेक्शन का ना, जितने मैंने ऊपर सेक्शन लिखे हुए हैं 15 से लेकर के 60 तक के लिए मैंने आपको जो लिखा हुआ है, इसमें आपको ना बस इस हर सेक्शन का जो पहला होगा, मतलब एग्जांपल जैसे मैंने 15 टू 17 लिखा है सैलरी के लिए, तो सैलरी का ना एक हर उसका चार्जिंग सेक्शन होगा। हर सेक्शन का ना चार्जिंग सेक्शन होता है, मतलब जिस भी इनकम सोर्स की हम बात करेंगे उन इनकम सोर्स में ना हर एक की कैसे आया, क्या कौन सा ऐसी इनकम होगी जो इसमें एक्चुअल में बनेगी सैलरी में, हाँ उसमें क्या होगा। एक्चुअल में ये समझ लो आप कि सैलरी है तो सर क्या सारी इनकम मेरी सैलरी हो जाएगी? जॉब में मान लो मुझे उन्होंने रीइंबर्समेंट दिया, मतलब जो आपने पैसा खुद से लगाया था कहीं जाने के लिए ऑफिस एक्सपेंस के थ्रू, और बाद में आपको उसको वापस मिल रहा है वो पैसा, तो क्या वो आपकी इनकम है? क्या बोला सर? मैंने जो पॉइंट बोला क्या समझ में आया? मैंने ये बोला कि सपोज मान लीजिए आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहां से जॉब पे भी कहीं ना कहीं आपको भेजा जाता है किसी ना किसी काम से, हो सकता है किसी यस विजिट सर, से। ठीक, यस सर। अब जो पर्सन ऑफिस के काम से विजिट के लिए जा रहा है कहीं पे, उसने जेब से पहले वो खर्चे करता है खुद से, या तो ऑफिस से ही मिल जाए एक्सपेंस, और या तो पहले वो जेब से खुद से खर्चा करता है, उसके बाद उसको रीइंबर्समेंट मिलता है, मतलब ऑफिस से वो पैसे वापस मिलते हैं क्लेम के रूप में। तो क्या वो रीइंबर्समेंट उसकी इनकम है? हाँ तो सर। सर बाहर कहीं काम से भेजेगा तो सर इनकम मिल जाएगा सर। नहीं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको ये बोला कि आप एक जगह मान लीजिए सपोज आप काम करते हैं जहां आपको सैलरी मिलती है 20,000 रुपए। ठीक, इस सपोज कर लेते हैं आप एक LIC ऑफिस में काम करते हैं कहीं भी। ठीक, या फिर हाँ LIC ऑफिस ही ले लीजिए एग्जांपल। आपको LIC को ही जब आपको सेल करना होता है ना, पॉलिसी पॉलिसी सेल करने के लिए आपको घर घर जाना पड़ता है। यस सर। ठीक, टूर्स होते हैं ना उन लोग के, लोग जाते हैं आते हैं LIC पॉलिसी वाला, या फिर कि इस आज इस एरिया में जाएंगे, आज इस एरिया में जाएंगे, अलग अलग एरिया का होता है। ठीक, अब यस
उसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप गए, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि आप दिल्ली से नोएडा आपने विजिट किया, या दिल्ली से मुंबई बोल रही, दिल्ली से नोएडा ही मान लीजिए, दिल्ली से नोएडा आपने विजिट किया, इस विजिट में आपके 2,500 रुपये पूरे महीने के लग गए, जो आपने पे किया, अभी आपको ऑफिस से मिला नहीं है। अब जब आप ऑफिस में आप बताओगे कि सर एक्चुअल में मैं LIC ना पॉलिसी बेचने के लिए ही गया था, मुझे आप सैलरी जो दे रहे हो ये तो पोर्शन अलग हो गया, बट ये 2,500 रुपये जो है ये तो मैंने खुद से अपनी जेब से एक्सपेंस किया है, ये तो अभी मुझे मिले नहीं। अब जब ये मुझे 2,500 रुपये वापस मिल जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रीइंबर्समेंट। ठीक, कि सर 2,500 रुपये जो मुझे वापस मिल गए, तो क्या ये 2,500 आपकी इनकम है, मैं इसको इसमें जोड़ दूं? सर इनकम कहाँ से, इनकम नहीं है सर, ये इनकम इनकम तो नहीं नहीं है। होगा ना, क्योंकि एक्चुअल में आपने ये खर्चा किया पहले, तब वो आपको पैसा वापस मिल रहा है। यस सर, पहले लगाए ठीक, फिर उसके बाद दे दिया सर, ये इनकम नहीं। बिल्कुल। मैं जस्ट मैंने आपको यही चीजें सिखाना चाहा है बस। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया है, तो मैं आगे की बात जो बोलने वाला हूँ वो मे बी आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जब भी आप, जैसे मैंने सैलरी के लिए आपको लिखाया कि सैलरी ना 15 से 17 के सेक्शन नंबर 15 to 17 में डिफाइंड होगा कि सैलरी होगा क्या। उसका जो पहला सेक्शन होगा, मतलब सेक्शन नंबर 15, वो बताएगा कि सैलरी होगा क्या, किस चीज को हम मानेंगे सैलरी है, किस फॉर्म को मानेंगे सैलरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा रीइंबर्समेंट वाला, कि रीइंबर्समेंट एक्चुअल में आपके सैलरी का पार्ट बनेगा, इनकम मान लूं मैं उसको या ना मानूं, क्योंकि इनकम बन गई, तो इनकम पे अगर वो लिमिट के ऊपर हो सकता है आपके रिम्बर्समेंट की वजह से वो इनकम की लिमिट को क्रॉस कर जाए और आपको टैक्स देना पड़ेगा फिर। एम आई राइट और रॉन्ग? अभी जो मैंने 20,000 का एग्जांपल लिया था, आप उसको 20 लाख कर लो या 2 लाख कर लो। 2 लाख आपका नॉर्मल है, प्लस जो आपने रिम्बर्समेंट किया वो मान लो 75,000 रुपये हो गए साल के। एक एग्जाम्पल लेता हूँ बस आपको, कि हो सकता है सर आपकी इनकम जो हो 2 लाख हो या 3 लाख मान लीजिए इनकम है। आपने सुना होगा किसी ने बोला भी था कि सर 5 लाख तक या 7 लाख तक टैक्स नहीं है। ठीक, तो हो सकता है 3 लाख रुपए आप कमा रहे हो और 75,000 रुपये आपको रिimbursement के नाम पे हो रहे हैं। अगर मैं 3 लाख को इसमें ऐड कर दूं, 3,75,000, क्या ये 75,000 एक्चुअल में मेरी इनकम है? नहीं। लास्ट एग्जांपल में जो हमने अभी देखा रिimbursement वाला, उसके हिसाब से 2,500 रुपये मेरी इनकम तो हो नहीं रहा था सर। तो हमें बस आपको जो याद रखना है वो पहला सेक्शन याद रखना है, जो आपको ये बताएगा कि एक्चुअल में आपकी इनकम वो है या नहीं है। जो भी चीजें मैंने कमाई, जरूरी नहीं है कि वो इनकम ही हो। जो भी पैसे मेरे पास अगर रिसीव हुए हैं, तो जरूरी नहीं है सर वो पैसे मेरे इनकम ही हुए हो। सैलरी की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे जॉब के टाइम पे कोई भी पेमेंट मुझे रिसीव हुई है, तो जरूरी नहीं है सर कि सारी पेमेंट मेरी सैलरी हो। और सैलरी होगी, अगर वो सैलरी बनेगी ही नहीं तो वो मेरी इनकम बनेगी ही नहीं। इनकम का पार्ट नहीं होगा तो उस पर टैक्स नहीं आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। मैंने जस्ट आपको सैलरी का एग्जांपल लेकर के इसलिए सिखाया जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओ। ऐसे ही सेम आपका बिजनेस में है, सेम ही आपका हाउस प्रॉपर्टी में है, सेम ही आपका कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस के लिए, कि सर एक्चुअल में जो मैंने सामने से पैसे लिए हैं, मतलब मुझे जो पैसे रिसीव हुए हैं, वो पैसे जरूरी नहीं है कि सारे पैसे जो मेरे रिसीव हुए वो इनकम ही हो मेरी। उसमें का पोर्शन हमें देखना पड़ेगा और वो हमें चार्जिंग सेक्शन ही बताएगा। जितने भी मैंने 15 से लेकर के 60 तक के सेक्शंस लिखे ना, हर सेक्शन का पहला सेक्शन, मतलब सैलरी के लिए सर सेक्शन नंबर 15, हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 18 से, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 18, पीजीबीपी स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 28 से, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 28। ऐसे आपको कुछ टोटल मिलाकर के 5 सेक्शंस हैं बस। ये 5 सेक्शंस अगर आपके दिमाग में थोड़े बहुत भी रह जाते हैं, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सेक्शंस कोई भी याद नहीं करना है, बट आपको सेक्शंस के अंदर का मैटर एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि सर इसमें जैसे सेक्शन 15 है चार्जिंग सेक्शन है, इसमें सेक्शन 18 है चार्जिंग सेक्शन, इसमें 28,
इसमें सेक्शन 45 और इसमें सेक्शन 56। इन सेक्शंस में से जो कुछ बातें कही गई होंगी उसमें से भी आप पूरी बातें मत याद करो, कुछ बात भी अगर आप याद एटलीस्ट आपको रिटेन रह जाती है तो काम हो जाएगा। आगे की क्लासेस हमारी स्मूथ रहेंगी कि सर ये कुछ तो था सेक्शन में जो आपने पढ़ाया था। यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। मैं आ जाता हूँ अपने पहले वाले टैब पे ही, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि सर इनकम टैक्स होगा। इनकम टैक्स में हमारी अर्निंग्स होंगी। ठीक, अर्निंग में हमने सोर्सेस देख लिए। तो क्या इस सोर्सेस में अब मैं 5 सोर्सेस लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक, इन 5 सोर्सेज में से अगर मेरी इनकम होगी तो ही मैं उस पे, अगर वो टैक्स के लिए बनती है तो मैं टैक्स उसको दूंगा, अदरवाइज सर हो सकता है मैं टैक्स ना भी दूं। जरूरी नहीं है कि मेरा उस पर टैक्स लगेगा, वो मुझे चार्जिंग सेक्शन बताएगा। Sorry, वो मुझे हर हर सोर्सेज का मुझे चार्जिंग सेक्शन बताएगा कि कौन सी इनकम मेरी एक्चुअल में है या नहीं है। क्लियर है? यस सर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अभी आपके स्टार्टिंग का बेसिक इनकम टैक्स के लिए यहां तक के लिए इतना ही था। बाकी इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि पर्सन्स में कौन आएगा। पर्सन्स में हमने केवल नाम देखा है कि एक्चुअल में होता कौन है, उसमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सर पर्सन जो आपने बोल दिया आगे उसका मतलब भी तो बता दो। मतलब आपने वहां पे एलएलपी लिख दिया तो एलएलपी क्या होती है, एलएलपी पे टैक्स रेट क्या होता है, वो भी चीजें हम एक बार देखेंगे। ठीक, तो ओके। अभी के लिए यस सर। और आज के लिए इतना ही। आप एक बार ये जितने भी स्लाइड्स हैं, मैं एक बार स्लाइड्स की फोटो भी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। स्लाइड्स एक बार आप रीड करके आना, और कंसेप्ट्स अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। नोट्स आप एटलीस्ट अपने बनाते रहना, जिससे आपको लगे कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ नोट्स से क्या होता है, रिकॉल होता रहता है। कंसेप्ट आप नोट्स कभी भी उठा के देखोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ हमने पहले क्लासेस में ऐसे किया हुआ है। सर हाँ भाई। सर, ये सेक्शन जो सर 15-17 जो अंदर जो चार्जिंग सिस्टम बताया है तो सर बताना हम्म। क्या है सर? नहीं, अभी कुछ नहीं भाई, मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं कुछ। मैंने बस आपको जस्ट ये बताया कि सेक्शन 15 होगा जो आपको बताएगा कि एक्चुअल में सैलरी किसे कहते हैं। बस इतना ठीक ही है याद रखना है। कल को मैं आपसे अगर ये पूछूंगा कि भाई सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो आपको सेक्शन 15 याद आना चाहिए बस। और उस 15 के अंदर में हमने थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा आगे, जब भी हम पढ़ेंगे जैसे पढ़ेंगे उस हिसाब से आपको उतना ही याद रखना है। जितना मैं पढ़ाऊंगा अगर आप उतना ही याद रख लेते हो तो भी बहुत है। ठीक है, मतलब स्टार्ट एटलीस्ट पता आपको, ये इनकम टैक्स आप पढ़ रहे हो और आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, तो इनकम टैक्स पढ़ना फिर आपका बेकार है। इसलिए मैं जस्ट आपको सेक्शन पूरे याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बेयर एक्ट है, बहुत बड़ा बेयर एक्ट है। मैं उसको आपको बिल्कुल तोड़ करके, मतलब बिल्कुल आपके नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में पढ़ाना चाहूंगा वैसा, जिससे आपको इजीली समझ में भी आए और एग्जाम्पल के साथ हम कनेक्ट हो सके। ठीक है, किसी को कोई डाउट भाई? सर मुझे एक डाउट है, मुझे एक चीज पूछनी हम्म। थी सर। हम्म। आज की क्लास से रिलेटेड ही होना चाहिए भाई। हाँ सर वो हाँ हाँ। सर जैसे आपने हमें 5 हेड पढ़ाए हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस, जितने भी 5 तरह के हेड पढ़ाए हैं। और हम्म। जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे जो इनकम हमारे प्रोफेशन से आ रही है वो हमारे ठीक है, प्रोफेशन वाले हेड में जाएगी। बिल्कुल पर लेकिन जैसे हम सैलरी पढ़ते हैं, सैलरी उसे मिलती है जहाँ पेयर और पे का रिलेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसे 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 एमबीबीएस का एक डॉक्टर होता है, ठीक या है। फिर या फिर कोई सरकारी वकील हो या हुआ, हाँ हाँ। तो उसको हाँ उसको इनकम हुई, मतलब जैसे उसको हाँ। सरकार से सैलरी मिलेगी, तो फिर हाँ उसको हम सैलरी के हेड में डालेंगे या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में डालेंगे उसे? देखिए, जब जैसे आपने अभी एडवोकेट का एग्जांपल लिया ना, या फिर जी एडवोकेट ही बोला है ना आपने, मान लीजिए सर, एडवोकेट है। एडवोकेट या फिर एमबीबीएस का डॉक्टर, जैसे सरकार ने हाँ हाँ, कंपलसरी चलो कर रखा है कि 5 साल डॉक्टर तक मान देनी लेते देनी है। हैं। डॉक्टर मान लेते हैं। डॉक्टर में जी क्या है कि डॉक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं,
वो वहां पे उनका नेचर ऑफ सर्विस क्या है, मतलब वहां पे जब वो दे रहे हैं तो एज अ एम्प्लॉयमेंट में है या फिर एज अ प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के नेचर में है, जहां आपने जैसे अभी वर्ड आपने यूज किया पेयर और पेई का, अगर वहां पे एम्प्लॉयमेंट का नेचर है तो एम्प्लॉयमेंट के नेचर में आपका सेक्शन आ गया सैलरी का। मतलब सर आप वहां पे जाते हो, इतने से इतने टाइमिंग में आप रहते हो, इतने से इतने में आपको इतना सैलरी मिलता है, पहला। दूसरा, आपका जो खुद का प्राइवेट क्लिनिक होगा, प्राइवेट क्लिनिक में वो क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक, उनको प्रैक्टिस करना ही बोलते हैं, मतलब वहां पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विस, है ना। डॉक्टर कंसल्टिंग चार्जेस लेते हैं आपको कंसल्टेंसी सर्विस के। तो वो कंसल्टेंसी सर्विस वो क्या हो, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, मतलब आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप डॉक्टर, एज अ डॉक्टर में वहां पे सर्विस प्रोवाइड करते हो, और वो प्रोफेशनल सर्विस के वे में टैक्सेबल हो रहा है, यानी कि वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जाएगा। तो आपको हेड्स इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि अलग अलग हेड्स आपको बताएंगे, जिसमें मैंने आपको बोला ना चार्जिंग सेक्शन होगा, अलग अलग हेड्स आपको बताएगा कौन सी ऐसी इनकम है जो अगर आपने कमाई है वो किस हेड में जाएगी, और दूसरा उस हेड की टैक्सेबिलिटी क्या होगी, उस चार्जिंग सेक्शन में क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जो अभी रिसेंटली लिया था कि सैलरी में ऐसे जरूरी नहीं कि आपने जो भी एम्प्लॉयर से आपको मिला सब टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं भाई, कुछ चीजें ही होंगी जो टैक्सेबल होंगी, कुछ होंगी जो टैक्सेबल नहीं होंगी, जिसका एग्जांपल रिइंबर्समेंट एक्सपेंसेस वाला हमने देखा है। क्लियर है। तो आपको हेड ध्यान रखना जरूरी है, हेड से ही आपका टैक्सेबिलिटी रेट आएगा कि सर वो फ्लैट रेट से टैक्सेबल होगा या स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में टैक्स रेट, या तो वो फ्लैट पे जाएगा या फिर स्लैब रेट में जाएगा। अब वो रेट कितने से होगा, कौन सी इनकम किस सेक्शन में फॉल करेगी, कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी, वो हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे वन बाय वन। क्लियर है। और किसी को कोई डाउट भाई। पार्टिसिपेंट्स आपके इतने ही हैं या फिर आज ज्वाइन में ही कम है, आई थिंक पार्टिसिपेंट्स तो ज्यादा है नंबर ऑफ। सर और डॉक्टर ठीक है, नेक्स्ट क्लास जैसे भी होती है आपको अपडेट्स मिल जाएंगी कभी भी, हमारी जब भी क्लास होगी नेक्स्ट, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इनकम टैक्स आगे करेंगे। इससे पहले आपको केवल रिवाइज करके आना है कि एटलीस्ट आपको हेड्स जो मैंने बोले हैं वो कहीं ना कहीं माइंड में हो जाए। और ये बेटर होगा कि आप अगर आसपास के, जैसे मैंने आपको बोला ना एग्जांपल्स में आप सोच सकते हो, तो आसपास के जो भी इनकम के सोर्सेज हैं आप उसको एक बार वे आउट फाइंड करना, कुछ सोचने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी दिखेगी। तब तक के लिए बाय बाय। ओके। सर पीडीएफ अभी मिल जाएगा सर? हाँ भाई। सर पीडीएफ अभी मिल जाएगा तो क्लास? हाँ हाँ हाँ, क्लास ओवर होने के बाद मैं थोड़ी देर में ही डाल दूंगा, एंड होता है ओके एंड से, हाँ आपको 5 से 10 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, ओके बाय बाय।